नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। दाईं दिशा से बाईं दिशा को गरुड़ गया, ये कैसा शगुन हुआ कि बरगद उखड़ गया। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां आज उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीरों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जहां सालों से अपने आशियानों में रह रहे लोग अब रिलीफ कैंप में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जोशीमठ में सालों से चेतावनी और सलाह के बाद भी विकास के नाम पर आपराधिक लापरवाही की गई है, जिसका खामियाजा अब यहां के रहवासी भुगत रहे हैं। सरकार पर बात आई तो अब मुआवजे और रिलीफ कैंप का मरहम लगाया जा रहा है। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक एक्टिव हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चेतावनी के बाद भी आखिर ये नौबत क्यों आई। आखिर जोशीमठ के लोग क्यों दरकती धरती के बीच सिसकते सपने देखने को मजबूर हैं। दरकती दीवारें, धंसती जमीन, टूटते मकान और फटी हुई सड़कें। सालों से रह रहे अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर लोग। ये मंजर कुछ दिन से उत्तराखंड के जोशीमठ में दिख रहा है, जहां एक एक मिनट भारी पड़ रहा है। समय गुजरने के साथ दरारें और चौड़ी होती जा रही हैं। विकास जब प्रकृति के बलिदान को लेकर होने लगे तो समझ लीजिए कि ये विकास यात्रा विनाश लीला में तब्दील हो रही है। पिछले 40 वर्षों में जिस तरह मनुष्य ने विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, उसका साइड इफेक्ट अब नजर आने लगा है। जोशीमठ इसका ताजा उदाहरण है। आदि शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ की भूमि लगातार धंस रही है। मकान, होटल जमींदोज होने लगे हैं। ऐतिहासिक नृसिंह मंदिर में भी दरारें आ गई है। अब तक 700 से ज्यादा मकानों में दरारें आ चुकी है। लगभग 150 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है। इसके अलावा सैकड़ों घरों के बाहर रेड क्रॉस बना दिया गया है और उन्हें रहने के लिए असुरक्षित बताया गया है। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि वो या तो रिलीफ कैंप में रहें या फिर किराए से दूसरी जगह घर ले लें। सरकार की ओर से किराए से रहने वालों को 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल के साथ समय ने काफी धोखा किया है। पहले विकास न होने के कारण पलायन होता था और अब जो थोड़ा बहुत विकास हुआ है वो अनियोजित है। इस कारण जोशीमठ समेत टिहरी डैम की बेल्ट के ऊपर से सभी गांव पलायन को मजबूर हैं। टनल निर्माण और बांध निर्माण में होते विस्फोटों से पहाड़ हिल गया है। पहले सालों तक टिहरी डैम का ऊपरी हिस्सा हिलता रहा, जिस कारण बांध के ऊपर काफी गांव में दरारें आईं। वैसी ही दरारें अब जोशीमठ में दिखाई देने लगी है। बता दें कि करीब आधी शताब्दी पहले गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर महेंद्र चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने 1976 में प्रकाशित की गई अपनी एक रिपोर्ट में चेताया था कि जोशीमठ के इलाके में अनियोजित विकास किया गया तो उसके गंभीर प्राकृतिक परिणाम होंगे। इंसान बेहतर जीवन चाहता है और ये विकास के बिना संभव नहीं है। आर्थिक, सामाजिक या भौतिक, हर तरह के विकास का आखिरी मकसद मानव जीवन के स्तर को सुधारना है। ये प्राकृतिक संसाधनों से ही मिलता है, लेकिन इसके लिए अगर प्रकृति से ज्यादती की गई तो उसका परिणाम जोशीमठ जैसा ही सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ भूगोल की प्रोफेसर शीला श्रीधर जी हैं, साथ ही पर्यावरणविद अभिषेक प्रताप सिंह हैं और देहरादून से वरिष्ठ पत्रकार गुणानंद जखमोला भी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। गुणानंद जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही। जोशीमठ पिछले कुछ समय से न केवल लोगों को जो है परेशान कर रहा है, उनकी परेशानियां बढ़ा रहा है, उनकी तकलीफ़ें बढ़ा रहा है, बल्कि बाकी के पूरे देश को डरा भी रहा है।
जोशीमठ की तरह ही हम वहाँ से 80 किलोमीटर दूर देखते हैं तो कर्णप्रयाग में भी मकानों में दरारें दिखाई देती हैं। जो गढ़वाल स्काउट्स हैं उनको भी शिफ्ट करने की बात हो रही है। क्या हो रहा है दरअसल जोशीमठ में? अभय जी, जैसे मध्य हिमालय है, उत्तराखंड मध्य हिमालय का एक क्षेत्र है और जो भूवैज्ञानिकों का अगर माने तो ये सबसे यंग माउंटेन एरिया है। यहाँ चूने की चट्टानें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मतलब हर 5 किलोमीटर पर एक तो भाषा बदलती है और चट्टानों का रूप भी बदलता है। तो ग्रेनाइट है, खड़िया है, दूसरी बहुत कमजोर पतली चट्टानें हैं। जोशीमठ भी बेसिकली एक मोरेन क्षेत्र है, तो मोरेन में बसा हुआ है। और इसकी जब वाटसन जो वहाँ जिन्होंने जोशीमठ की खोज की थी तो 1900 के आसपास, तो तब वहाँ केवल 450 लोग थे जी। और 1976 में जब मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा कि यहाँ ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, तो उस समय वहाँ की जोशीमठ की आबादी केवल 3500 लोग रहते थे। वहाँ आबादी केवल इतनी थी। उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि आप यहाँ कंस्ट्रक्शन मत कीजिए, आप मतलब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मोरेन पे बसा हुआ है। ये कच्ची पहाड़ियां हैं, कभी भी धंस सकती है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। लेकिन वक्त के साथ साथ ना तो प्रशासन ने उस पर ध्यान दिया, ना लोगों ने। वहाँ 5-5, 6-6 मंजिला अट्टालिकाएं खड़ी कर दी गई है, भवन खड़े कर दिए गए और इस समय मौजूदा समय में लगभग 47-4800 यानी 4700-800 वहां भवन बन चुके हैं। तो ओवरबर्डन हो गया। अगर किसी भी जगह को अगर आप देखेंगे, पहाड़ी कहीं पे भी हो, तो ये जो विकास की दौड़ थी, क्योंकि वहां एक शुरू से ही पहले से ही ऐसा रहा है कि विकास को लेकर वहां तिब्बत से व्यापार होता था। वहां सारे लोग वहां आते थे, तो संपन्नता थी। तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि ये मेन द्वार है, वहां से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ है और लगभग लाखों लोग इस बार भी बिल्कुल पहाड़ का सीना चीरेंगे तो वहां से खून ही बहेगा। बिल्कुल गुणानंद जी, जिस तरह से हम अनियंत्रित विकास की तरफ दौड़ रहे हैं वो पहाड़ों को जख्मी करेगा तो पहाड़ हमें जख्मी करेंगे। एक चीज़ जो आपसे ज़रूर जानना चाहता हूं गुणानंद जी, कि जब बार बार चेताया जा रहा था कि ये जो ज़मीन है जोशीमठ की वो स्टेबल नहीं है, नीचे धौली गंगा और अलकनंदा उसको काट रही हैं और वो कोई पहाड़ है नहीं, पहाड़ की ढलान तो है नहीं, लैंडस्लाइड से जो मिट्टी आई है वो पूरा मोरेन जो है उस पर बसा हुआ है और उसके नीचे सीवेज हो रहा है, तो निश्चित तौर पे वो और खोखला होता जा रहा है। जो 2009 में जो घटना हुई थी, एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, टनल का प्रोजेक्ट, मैं उसके बारे में ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा। तपोवन विष्णुकुंड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो कहते हैं 2009 में उसकी एक टनल बोरिंग मशीन जो होती है टीबीएम, वो फंस गई और उसने किसी अंडरग्राउंड रिजर्वायर को पंचर कर दिया, जिससे हर सेकंड में 600-700 लीटर पानी बहने लगा और 12 साल से बहता जा रहा है, जिसने अल्टीमेटली ज़मीन को धंसने के लिए और मौके पैदा कर दिए। तो क्या इस पर सरकार का ध्यान नहीं गया? जी अभय जी, जो हम विकास का मॉडल बताते हैं पहाड़ का, और जो हिमालय को लेकर हम लोगों ने विज्ञान समझा ही नहीं। भूवैज्ञानिक लगातार उत्तराखंड में कह रहे हैं कि बड़े बांध नहीं होने चाहिए, बांध परियोजना नहीं होनी चाहिए। और आपको ये बता दूं कि यहाँ से कुछ 70-80 किलोमीटर पर ही रैणी गांव है। आपको याद होगा चिपको आंदोलन चला था, उन्होंने वो रैणी गांव भी अब खतरे में है, क्योंकि वहां नीचे विष्णुघाट तपोवन की 530 मेगावाट की परियोजना चल रही है और ये 2003 से ही इसका विरोध हो रहा है। और 2009 में जब सुरंग वो हुई तो मशीन फंस गई, वो मशीन दूसरी तरफ गई नहीं और इसके बाद भी एनटीपीसी ने 2 सुरंग खोदी है वहां जी। और सरकार की जिद है कि हम यहाँ बांध बनाएंगे, बांध पे अड़ी हुई है। आज भी ये स्थिति है कि स्थिति खराब है और सरकार
क्लीन चिट दे रही है एनटीपीसी को और बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट को कि आंख इनका कोई मूंदे योगदान बैठी नहीं है। लोग खतरे में हैं, उनका आशियाना खतरे में है। बरसों पुराना जो बसा हुआ एक सपना होता है एक घर जीने का, एक परिवार को लेकर जीने का, वो खतरे में, पहाड़ खतरे में। लेकिन सरकार को सिर्फ जो है कथित विकास की पड़ी है, टनल खोदी जा रही है, बांध बनाए जा रहे हैं। केदारनाथ त्रासदी से भी हमने कुछ नहीं सीखा। आप बने रहें, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगा और कुछ और चीज़ें जानना चाहूँगा। शीला जी, जिस तरह की जमीन मिट्टी की बात हो रही है कि एक लैंडस्लाइड की वजह से जो लाखों वर्षों में मिट्टी जमती है, चट्टानें जमती हैं, उसके ऊपर जोशीमठ बसा हुआ है। तो ये इस तरह की जो बसाहट होती है, क्या वो उस पर कोई रिहायशी इलाका बसना चाहिए? क्या उस पर उस तरह अनियंत्रित विकास होना चाहिए? भौगोलिक दृष्टि से क्या ये उचित है? भौगोलिक दृष्टि से तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि ये जैसे मोरेन कह रहे हैं, जिसे हम हिंदी में हिमोड़ कहते हैं, ये ग्लेशियर की एकदम लास्ट स्टेज है और इसमें मलबा एकदम ताज़ा ताज़ा मलबा आया रहता है, जो उतना कठोर नहीं रहता, जो भुरभुरा रहता है, जिस पर किसी भी हालत में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या किसी भी प्रकार की घर निर्माण, सड़क, बांध नहीं बनने चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र अति संवेदनशील है और हमारे लिए हिमालय बहुत ही नया पर्वत है। जैसे कि हमने अरावली और हमारे और जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत हैं, उसकी तुलना में हिमालय पर्वत और खासकर ये मध्य हिमालय का क्षेत्र है जो बहुत ही संवेदनशील है। और हम सिस्मो बिल्कुल मतलब सिस्मिक जोन की बात करें तो जोन 4 और अलर्ट जोन 5 में शायद है, और ये बहुत ज्यादा हम उसमें हैं और यहाँ तो विकास कार्य होना ही नहीं चाहिए। और मेरा ये एक और कहना है कि पर्यटन और लोगों को आजकल पहाड़ों में जाने की जो होड़ लगी है वो एकदम गलत है। पहले तो तीर्थाटन के लिए इसका महत्व था, अब तो पर्यटन तीर्थाटन तो किनारे हो गया है, पर्यटन के तरीके से हो रहा है। और लोग इतने जनसंख्या की अधिकता और भागम भाग और प्लास्टिक, कूड़ा करकट, ये सब इकट्ठा करना, और ये जिस तरीके से हमारा मानवीय प्रदूषण अलग प्रकार का बढ़ रहा है, इस वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं। शीला जी, जो वहाँ के बारे में कहा जाता है कि जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि एनटीपीसी का जो एक प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है, अंडरग्राउंड टनल बनाकर उससे नदी का पानी छोड़ा जाए ढलान पर, ताकि उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सके। उसके लिए एक तपोवन विष्णुकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पर 2006 में इसकी सोच थी और तब से इस पर काम चल रहा है। ये सुरंग जोशीमठ के नीचे से भी गुजर रही है और इसके साथ जो इसने जिसको कहते हैं सब ग्राउंड वाटर को पंक्चर किया, जो स्टोरेज था ज़मीन के अंदर पानी का, उसको पंक्चर किया, तो वो जगह खोखली हो गई है। तो अब अगर कोई ज़मीन के नीचे से पानी निकल जाता है तो वो कितना खतरनाक हो जाता है? वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो तो धंस जाएगा। आपके पास कोई बेस ही नहीं है, और मतलब इस लेवल तक हम भूगर्भ के अंदर तक हम प्रवेश कर गए हैं, तो ऊपर का निर्माण कैसे सुरक्षित रहेगा? वो तो असंतुलित ही रहेगा। और बहुत भारी चेतावनी है। और उस पूरे एरिया में, एंटायर उत्तराखंड का जो एरिया है, वहाँ लैंडस्लाइड होते ही रहते हैं। चमोली जिला तो इसके लिए बहुत फेमस है, और न जाने अन्य कई जिले हैं जहाँ पर बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे एवालांच होते हैं, आपके लैंडस्लाइड होते हैं। और केदारनाथ की घटना से भी हमने अगर नहीं सीखा तो क्या सीखा? हम तो बिल्कुल बैठे हुए हैं। बिल्कुल, इतनी बड़ी त्रासदी, इतना अगर जनजीवन का भी नुकसान हमने देखा है, प्रकृति और पर्यावरण से खिलवाड़ उसके बाद भी जारी है। अभिषेक प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, जो ये इस तरह का निर्माण है जिसको हम कथित तौर पर विकास कहते हैं, और जो पर्यावरण से लगातार छेड़छाड़ करता है, जो पारिस्थितिकी संतुलन है, धरती की जो भौगोलिक बनावट है, उसको सोचे समझे बिना इस तरह के जो काम किए जाते हैं। हम एक सामान्य सा पिलर भी बनाते हैं, एक सामान्य सा मकान भी बनाते हैं, तो एंड्योरेंस टेस्ट करते हैं, और यहाँ हम पूरे हिमालय को छीलते चले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह का जो असंतुलित विकास है वो हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी है? निश्चित तौर पे आपने अच्छा उदाहरण दिया कि तकनीकी समय होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन में, उस तकनीकी समय तक आपको वेट करना पड़ता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए। यहाँ पर हमें जल्दी है कि हमको चुनाव से पहले लोगों को दिखाना है कि हमने ये कर दिया, 4 धामों को जोड़ दिया। और आप कोर्ट में एक तरफ कहते हैं कि हमें भारत की सुरक्षा की चिंता है, जो चाइना का बॉर्डर है वो उत्तराखंड से जो लगता है करीब 350 किलोमीटर का, कि हमको उसको सुरक्षित करना है। तो आप एक तरफ तो वो बात करते हैं, लेकिन जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं 4 धाम को जोड़ दिया।
तो उस चक्कर में जो आप तकनीकी पहलुओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जब आप हिमालय को चोट पहुंचा रहे हैं तो हिमालय को जैसे लोगों को राहत दे रहे हैं वैसे हिमालय को भी आपको राहत देने के लिए उसे समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक के बाद दूसरे स्टेप में जब आप जा रहे हैं, एक विस्फोट कर रहे हैं टनल में तो दूसरा करने के लिए आपको 4 घंटे का वेट करना है तो 4 घंटे वेट करिए ताकि वो अपना इलाज कर सके। प्रकृति अपना इलाज स्वयं करती है, तो आप वो नहीं करेंगे तो फिर प्रकृति आपको सजा देगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। गुणानंद जी, जो महेश चंद्र मिश्रा कमेटी का आप जिक्र कर रहे थे 1976 में, जो उस समय मेरे ख्याल से गढ़वाल के कमिश्नर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा था कि इस जोशीमठ के इलाके में बोल्डर्स को ब्लास्ट या खुदाई के जरिए हटाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर वोलेटाइल है, अस्थिर स्ट्रक्चर पर हम जो है मकान पे मकान बनाते जा रहे हैं। और जैसा आपने खुद भी कहा कि 1900 में जहां आबादी वहां सिर्फ 468 लोगों की थी, आज वो 20-22 हजार लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि वहां से कर्णप्रयाग वगैरह में भी मकानों में दरारें आ रही हैं। तो कर्णप्रयाग की दूरी वहां से कितनी है और इतनी दूर तक भी क्या इसका असर है? क्या वो भी उसी तरह के भौगोलिक स्ट्रक्चर पर है? अभय जी, मैं बता दूं, ये बुनियादी दो प्रोजेक्ट हैं मोदी सरकार के जी, जो हमारे पहाड़ को बर्बाद कर रहे हैं। एक चारधाम सड़क और एक ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन जी। अब हुआ क्या, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इन्वायरमेंट एम्पावरमेंट असिस्टमेंट कमेटी का एक गठन किया था, उसमें रवि चोपड़ा भी थे पर्यावरण के, और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि विकास सबको चाहिए, हमें भी चाहिए। हम अगर पहाड़ के लोग हैं, हिमालय के लोग हैं, तो विकास हमें चाहिए, सड़कें हमें भी चाहिए, लेकिन कितनी चौड़ी सड़कें? आप जैसे कि 10 मीटर चौड़ी सड़कें जिसमें सन्नाटा 6 महीने तो सन्नाटा रहता है, केवल उस टाइम जब यात्रा सीजन होता है तब उसमें वाहन चलते हैं। बाकी तो हमें 10 मीटर चौड़ी नहीं चाहिए सड़कें कम ही चाहिए थी। फिर जो आप उनको जो अवैज्ञानिक तरीके से सड़कों का कटान हो रहा है पहाड़ों का, और ये तो वो डिसाइड करता है जेसीबी चालक, वो कहीं पे भी पंजा रखता है और पहाड़, और वो जो डंप करना चाहिए, जो डंपिंग जोन है, वो तो कहीं पहाड़ में है ही नहीं, चारधाम में। एक इस कारण। दूसरी बात यह है कि ऋषिकेश से लेकर और कर्णप्रयाग तक लगभग 135 किलोमीटर रेंज में जहां कई सुरंगें बनी हैं और कई जगह पहाड़ काटे गए, और सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी ने बिल्कुल कहा था कि बिल्कुल विस्फोट नहीं होना चाहिए, इनको वैज्ञानिक तरीके से काटा जाए, लेकिन वहां लगातार विस्फोट हुए हैं, डायनामाइट लगाया गया है, बमों से उड़ाया गया है, इसलिए पूरा पहाड़ हिल गया है। 280 गांव में दरारें हैं, रुद्रप्रयाग के भी गांव में दरारें हैं, और टिहरी डैम की तो हमें वही है कि वहां मदन नेगी और वो उसके आसपास के 5-6 गांव के लोग आज भी सदमे में हैं। और यही कारण है कि पूरा मध्य हिमालय हिल गया है। इतने बम विस्फोट किया है इन लोगों ने, किसी ने नहीं सुना। और आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो कह रहा है कि क्या हम आदि मानव की तरह जिए। ये पहाड़ में एक और नई बात चल रही है कि क्या हमें आदि मानव, ये विकास सबको चाहिए सर, लेकिन वो विकास कैसे हो, सतत सस्टेनेबल विकास हो चाहिए था, लेकिन यहाँ तो अनियंत्रित विकास है। और संवेदनशीलता का आलम गुणानंद जी ये है कि एक और लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। लोग कहते हैं हमें होटलों में ठहराया गया, उन होटल के कमरों में भी दरारें दिखाई दे रही हैं। लोग कहते हैं अगर मरना ही है तो फिर हम यहाँ क्यों मरें, अपने घरों में मरें। मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब डर मत फैलाओ, केवल 1/4 जोशीमठ खतरे में, पूरा जोशीमठ नहीं, मतलब एक शहर का 1/4 खतरे में है। मुख्यमंत्री को वो चीज जो है खतरनाक नहीं लगती, कहते हैं पर्यटक नहीं आएंगे, डराओ मत। तो आज भी प्रायोरिटी जो है वो पर्यटक हैं, लोगों की सुरक्षा या हिमालय के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना नहीं है। शीला जी, जैसे हमने देखा कि यहाँ जो है एक जोशीमठ तो एक छोटा उदाहरण है, हम देख रहे हैं जोशीमठ पर तो पहले से खतरे के बादल बराबर मंडरा रहे थे और 50 साल से आगाह किया जा रहा है कि जोशीमठ को मत छेड़ो। इसकी स्थिति जो है ऐसी नहीं है कि आप उस पर दबाव बढ़ाते जाएं, खास तौर पे तब जब 2 नदियां मिलकर नीचे से उसको काट भी रही हों और आप ज़मीन को पंक्चर करके उसको खोखला भी कर रहे हो। लेकिन ये स्थिति वहीं नहीं है अकेले। टिहरी गढ़वाल के चंबा में जहां अटल टनल बनी थी 3 साल पहले, वहां के मकानों में दरार आने लगी है। मसूरी का जो लैंडोर इलाका है वहां लैंडस्लाइड हो रहे हैं, भूधंसाव हो रहा है। जोशीमठ और स्की रिसोर्ट
औली का जो रोपवे है वो खतरे में है, तो कर्णप्रयाग में दरार है। अब ये जो चारों तरफ हिमालय में एक विनाश लीला दिखाई दे रही है, और आपने खुद भी कहा सिस्मिक जोन 4-5 जैसे डेंजर जोन में है, तो ये क्या आगे चलकर किसी बड़े भूकंप को भी जन्म दे सकता है? हाँ बिल्कुल, ये तो विवर्तनिक दृष्टि से बहुत सक्रिय क्षेत्र है। तो ये प्रकृति के लिए सिर्फ हमारे लिए जोशीमठ का 1/4 हिस्से से कोई मतलब नहीं है। ये पूरा एंटायर रीजन, ये पूरा मध्य हिमालय का क्षेत्र जो है, उत्तराखंड पूरा राज्य का जो पर्वतीय इलाका है वो सभी खतरे में है। मतलब एक भूगोल के प्राध्यापक होने के नाते मैं ये बताना चाहूँगी कि ये हिमालय का पूरा जोन, जो हम कश्मीर से लेकर के नीचे हमारे यहाँ तक कि बर्मा और नीचे अंडमान निकोबार, और अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले की बात है, थाईलैंड में जबरदस्त भूकंप आया, पर हमारे किसी पेपर में कहीं पर चर्चा नहीं है। चूंकि हम भूगोल विषय के हैं इसलिए हमें ये देखते रहते हैं, तो हमें भी मालूम है। तो ये पूरा इलाका जो है वो खतरे में है, और ये नवीन मोड़दार पर्वत हैं, और जहाँ भुरभुरी मिट्टी है, जहाँ नदी का कटाव है, सुरंगें बनाना, विकास करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी भी तो है, पर हमें ऐसा वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था करनी है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बांध बनाकर ही जल विद्युत उत्पादन करें, हम कोई और तरीका यूज़ करें, कुछ अल्टरनेट हम यूज देखना चाहिए। और हमें कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि सस्टेनेबल हाउसिंग हो। सस्टेनेबल हाउसिंग बहुत ज़रूरत है। वहाँ हम उस प्रकार का काम नहीं कर सकते जैसा कि हम मैदानी इलाके में या दूसरे इलाके में करते हैं, और जो भी निर्माण का परमिशन देते हैं वो 3-3 मंजिल 2-2 मंजिल ये नहीं देना है। बिल्कुल, बिल्डिंग मटेरियल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल शीला जी अदा करता है। हम लातूर के भूकंप को और याद करें तो उसके मैग्नीट्यूड सिर्फ जो है 7 के भीतर ही था, 6.5 6.8 के आसपास था, लेकिन वहाँ काफ़ी लोग मरे थे क्योंकि वहाँ पत्थरों और चट्टानों का इस्तेमाल किया गया था स्लैब्स के तौर पर मकान बनाने के लिए। जापान में बड़े बड़े भूकंप आते हैं लेकिन मौतें कम होती क्योंकि वहाँ बिल्डिंग मटेरियल के रूप में हल्की चीज़ों का, लकड़ी का, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि लोग उससे कम मरे। अभिषेक जी, पर्यावरण की दृष्टि से जो ये खतरा हमें दिखाई दे रहा है हिमालय के एक हिस्से में, देश के बाकी हिस्से इससे अछूते नहीं हैं। हम देखें तो हर जगह जो है विकास के नाम पर हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, जो पर्यावरण का संतुलन है उसको नष्ट करते हैं, और ये सोचे बिना कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो ट्रिगर कर रही हैं विनाश को, इसके बिना भी काम करते हैं। आपको क्या लगता है किस तरह के प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए? बिल्कुल, आप शीला जी भी इस चीज़ को और बेहतर बता सकती हैं क्योंकि वो भूगोल की प्रोफेसर हैं। हिमालय रहेगा तो हम रहेंगे, क्योंकि हिमालय अगर नहीं होगा तो रसिया की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो उत्तर भारत को बर्फीला कर देंगी और बरसात नहीं होगी। तो हिमालय से हमारा बहुत कुछ अस्तित्व, हमारी सभ्यता, संस्कृति भी हिमालय से जुड़ी हुई है। और जहाँ तक बात है पर्यटन की और दूसरी चीज़ों की, तो लोग, ऐसा नहीं कि आप कच्चे मकान में, परंपरागत मकानों में अगर रोकेंगे तो लोग वहाँ नहीं रुकना चाहेंगे, आप उससे भी अपना पर्यटन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। गुणानंद जी, अगर इतिहास को खंगालें तो हम देखते हैं कि जोशीमठ में ये आपदा पहली बार नहीं आई है। जोशीमठ को एक बार पहले भी खाली कराकर बसाने की बात हुई थी और शायद कुछ लोगों को हटाया भी गया था, तो इसके बावजूद लोग नहीं चेत रहे हैं। ये सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्या सरकार की ये जो 4 धाम यात्रा है, जी 4 धाम से कहीं ज़्यादा सामरिक दृष्टि से तो नहीं बन रही है सड़कें? देखिए अभय जी, मैं वही बता रहा हूँ कि बेसिकली सड़क पैसा लाती है, ठेकेदार को पैसा चाहिए, नेताओं को पैसा चाहिए, तो सड़क कैश पैसे का खेल है पूरा। 4 धाम प्रोजेक्ट 42,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है मोदी सरकार का, और ये कैश लाया है, लेकिन इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी थी उसने भी इस पे वो लगाया था। और जैसे कि आपने कहा कि जोशीमठ से लेकर हेलंग 900 मीटर की दूरी पे MCT है, यानी मेन थ्रस्ट टेरेन कहा जाता है। भूकंप भूगोल की प्रोफेसर जो है वो जानती होंगी कि कितना खतरनाक है जोन 5 में। और यहाँ लगातार आते हैं छोटे मोटे 3.5 4.8 इस तरह के। पिछले 2 महीने में 5 बार यहाँ भूकंप आ चुका है, और तब भी सरकार संवेदनशील नहीं है। उन्हें लगता है कि ये मोदी का प्रोजेक्ट है तो बना रहे हैं। और
यही काम केदारनाथ में भी किया जा रहा है, डबल स्टोरी बनाया जा रहा है, जबकि केदार का अर्थ भूगोल वाले भी जानते हैं जितने हैं कि केदार का अर्थ कचरा होता है, वो भी बहुत वो है। एक बार फिर दोबारा केदारनाथ में दोबारा आपदा आएगी। ये पता नहीं विकास का कौन सा मॉडल है, कोई सोच ही नहीं रहा है इस संबंध में। जी गुणानंद जी, आप खुद पहाड़ों से हैं और आपने खुद भी देखा होगा कि किस तरह से वहाँ के जो निवासी हैं वो पर्यावरण को और पहाड़ों को कितना प्यार करते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए कितने चिंतित रहते हैं। अब ये जो आपदा है जिसने लोगों को अपने घर बार छोड़ने को मजबूर कर दिया है, तो अब इसके बाद सरकार आगे सोच क्या रही है? क्या मुआवजा देकर इसकी इतिश्री हो जाएगी या आगे इनको बसाने के लिए भी कुछ प्रयास किया जा रहा है? इनको मैं वही एक बात और कहना चाहता हूँ, यहीं से ये चाई गांव थोड़ी से आगे है 5 किलोमीटर, वो पहले इसके बिल्कुल जोशीमठ के सामने है, वो भी विस्थापित हो गया था पिछली बार। उसके बाद इन्होंने इसके बावजूद नहीं चेते और अब जो है कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए तत्कालिक मुआवजा ले लीजिए, 4,000 रुपए किराए के हिसाब से ले लीजिए और आप जाइए। जिनके 4 मंजिले 5 मंजिले भवन है वो तो दूसरा बना लेंगे, लेकिन एक बड़ी आबादी लगभग 12 से 15,000 लोग ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से दोबारा घर नहीं बना पाएंगे। और 1.5 लाख में सर कौन सा घर बनेगा? जी केदारनाथ आपदा आई थी तो 7.5 लाख रुपए प्रभावित लोगों को दिए गए थे कि प्री फैब्रिकेटेड हाउस बना दीजिए, लेकिन वो कहीं नहीं बने और जो 7.5 लाख में कोई घर नहीं बनता। 2 कमरों का एक मकान बनना बहुत मुश्किल है इतनी महंगाई के जमाने में। तो वहां जोशीमठ में गया तो आंसुओं का सैलाब है। एक नदी अलकनंदा नीचे बह रही है, एक ऊपर से बह रही है, आंसुओं की नदी है और उनके आंसू हमसे देखे नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल दिल को छू लेने वाली बात आपने गुणानंद जी कही है। एक नदी जो पहाड़ों के सीने को चीर कर बह रही है और दूसरे आंसुओं का सैलाब है। इस दुख की कहानी का कोई अंत नहीं दिखाई देता क्योंकि सरकारें संवेदनशील नहीं है, चेतावनी को बार बार अनदेखा कर रही हैं। गुणानंद जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। शीला जी आपका भी और अभिषेक जी आपका भी। तो हम डिबेट सेंट्रल में आज चर्चा कर रहे थे उन सिसकते पहाड़ों और उसमें बसे सपनों की, जो कि अवैज्ञानिक तरीके से किए गए कथित विकास की भेंट चढ़ रहे हैं और आज लोग अपने घर बार छोड़कर अपनी आंखों के सामने अपने शहर को मरता देखने के लिए मजबूर हैं। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।